बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बचपन से अमीर शौहर और बड़े घर के ख्वाब देखे थे, लेकिन मेरा दम घुटने लगा जब मेरे लिए एक मामूली मोची का रिश्ता आया, जबकि मैं बहुत हसीन थी। अम्मा ने गुर्बत से परेशान होते मेरी शादी उस मोची से कर दी। मैंने जैसे तैसे समझौता कर लिया, लेकिन मैंने नोट किया कि मेरा शौहर कभी भी अपना जूता नहीं उतारता। रात सोते हुए भी जूता पहनकर सोता है। एक रात शौहर को सोता देखा तो गर्मी का ख्याल करते हुए उसका जूता उतार दिया, लेकिन जूता उतारने पर मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी कि मेरा नाम आलिया है। मैं मुल्तान शहर की रहने वाली हूँ। मेरे अब्बा एक मजदूर थे। अम्मा भी लोगों के घरों में सफाई करती थी, जिससे हमारा गुजर बसर होता। बचपन से लेकर जवानी तक एक एक चीज को तरसते थे हम। कभी रोटी आदि खाओ और कभी कपड़े वही पहनो। हम 5 बहन भाई थे। मेरा एक छोटा भाई था जो मेरे पैदा होने के 10 साल बाद पैदा हुआ। मोहल्ले में कुछ लोग बातें करते, पर अम्मा कहती कि ये कौन सा गुनाह की औलाद है। जब जिस इंसान ने आना होता है वो तो अल्लाह की मर्जी से आता है। मुझे बहुत बुरा लगता। पहले हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमें एक रोटी पूरी नहीं मिलती, ऊपर से अब भाई पैदा हो गया। अम्मा मुझे बहुत डांटती। बहनें भी अम्मा के साथ काम पर जाती, पर अब्बा ने कहा मैं गरीब सही, लेकिन अपनी बेटियों से काम नहीं करवाऊंगा। इसलिए उनकी शादी भी जल्द कर दी थी। लेकिन मैं किसी गरीब से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे। मैं घुट घुट कर जीना नहीं चाहती थी। हमारे मोहल्ले में काफी अच्छे खाते पीते घर थे। वो लोग शादियां बहुत धूमधाम से करते। मेरा भी दिल करता कि मेरा शौहर हो और उसके पास ढेर सारा पैसा हो। हर इंसान ही लालची होता है। किसी को दौलत जमा करने का लालच होता है, किसी को अपना मुस्तकबिल बनाने का लालच होता है। कोई शोहरत कमाना चाहता है, जिसके लिए किसी को भी नीचे गिराकर खुद ऊपर पहुंच जाता है। मैं भी आगे बढ़ना चाहती थी। मेरी एक नई दोस्त बनी थी जो सिलाई सेंटर में मिली। उसने कहा कि उसका कजन है जो फोटो शूट करता है। अगर मैं अपना फोटो शूट करवा लूं और मॉडलिंग के लिए दे दूं तो मैं दिनों में ही अमीर हो सकती हूँ। जब अम्मा को पता चला तो अम्मा ने कहा कि घर से बाहर कदम भी निकाला तो याद रखना कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हम गरीब लोगों के पास इज्जत ही होती है, तुम उसको भी नीलाम करने चली हो। एक तो मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकी, और दूसरा अम्मा मुझे मेरी मर्जी करने नहीं देती थी। नॉवेल्स और ड्रामों में इतना खूबसूरत अमीर हीरो होता है जो अचानक से अपनी हीरोइन को मिल जाया करता था। काश मुझे भी कोई अचानक से ऐसे मिल जाए जो मेरे दिन ही बदल दे। कुछ दिनों से अम्मा को मौसमी बुखार था, और जहां वो काम करती थी उन कोठी वालों की बेटी की शादी थी। अम्मा मुझे साथ ले गई। इतना बड़ा घर, गाड़ियां, सब मेरे ख्वाबों जैसा था। पूरे घर को खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। उनकी इकलौती बेटी थी। 2 भाइयों की एक ही बहन थी। वो उसकी हर फरमाइश पूरी कर रहे थे। अचानक से दिल बुरा हुआ कि काश अल्लाह मुझे भी इस घर में पैदा कर देता। पूरे घर में मेहमान मौजूद थे। मैं भी बहुत हसीन थी। अम्मा ने कहा था कि सर से दुपट्टा नहीं उतारना और चेहरा ढांप कर रखना। अमीर लोगों में कुछ शैतान भी होते हैं। तभी वहां एक लड़का टकरा गया और मुझे देखता ही रह गया। फिर बहाने बहाने से मुझसे बात करने लगा, और कुछ ही दिनों में उसने मुझे फोन नंबर दिया। मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे सब ख्वाब पूरे होने वाले हैं। उसकी बहन की शादी हो चुकी थी। मैं बहुत खुश थी। अपनी दोस्त सेबा को बताया तो वो कहती चल जल्दी नंबर मिला। हमारे घर में एक ही सादा सा फोन होता था। उससे नंबर मिलाने लगी। हाथ भी कांप रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बेल जाने लगी जब एक भारी सी आवाज सुनाई थी। ये वही लड़का था जो शादी पर मिला था। उसने कहा आलिया, मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। मुझे लगता था कि तुम भूल गई हो। मेरा हाल चाल पूछने लगा। तभी दरवाजे पर अम्मा आ चुकी थी। मैंने फौरन नंबर बंद कर दिया और मोबाइल उसकी जगह पर रख दिया। बस उस लड़के जिसका नाम हुमायूं था उसको बताना भूल गई कि कॉल ना करे। वो कॉल करने लगा। अम्मा ने कॉल उठा ली, लेकिन अम्मा की आवाज सुनते ही फोन कट चुका था। अब तो ये सिलसिला रोज होने लगा और मुझे मौका नहीं मिल रहा था जो हुमायूं से बात कर सकती। मैंने कभी अपने हमसफर के बारे में नहीं सोचा था कि वो कैसा हो, अच्छा हो, एहसास करने वाला हो। मुझे तो बस अमीर लड़का चाहिए था जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, जो मुझे इस छोटे से मकान से निकाल ले और एक आलीशान बंगले में ले जाए। मेरे पास लंबी सी गाड़ी हो जिसमें बैठकर मैं हर रोज शॉपिंग करूं। मेरे ख्वाब बेलगाम हो गए थे। रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं हुमायूं से बात करना चाहती थी। अब्बा भाई बाहर गली में सो रहे थे। मैं और अम्मा छोटे से सहन में चारपाई बिछाए सो रही थी। अम्मा सारा दिन काम कर करके थक जाती थी और अब गहरी नींद में थी। मोबाइल अंदर सामने अलमारी पर पड़ा था। मैंने पहले इर्द गिर्द देखा, फिर आहिस्ता से उठी और हुमायूं से बात करने लगी। वो रात के इस पहर भी जाग रहा था और मेरी आवाज सुनने को बेचैन था।
मेरे लिए तड़प रहा था। ये सब बातें मुझे अच्छी लग रही थी, पर मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत तो पागल लोग करते हैं या अमीर लोग। जिनके पास सब कुछ होता है वो ऐसा मोहब्बत वाला काम करते होंगे। मुझे मोहब्बत नहीं, पैसा चाहिए, जिससे मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। लोग पता नहीं कैसे कह लेते हैं कि पैसा खुशी नहीं देता, जबकि अब तो खुशियां भी पैसे से खरीदी जा सकती हैं। हुमायूं से कितने दिन हो गए थे बात करते हुए। उसने कहा कि मैं किसी तरह उससे मिलने आऊं। वो मुझे नया मोबाइल लेकर देगा और शॉपिंग करवाएगा। पर घर से निकलना आसान नहीं था। मैंने उससे कहा था कि मैं खुद उसे फोन करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उसके मुंह से अपनी तारीफें सुनना। मेरी दोस्त ज़ेबा रोज आती रही। वो भी उस लड़के को देखना चाहती थी। एक दो बार मेरी दोस्त ज़ेबा की भी बात हुई। मैं और ज़ेबा प्लान बनाते हुमायूं से मिलने का, पर सब फेल हो जाते। वो भी मेरी तरह गरीब थी। उसका भी यही हाल था। वो तो कहती थी कि हुमायूं से कहो कि अपने किसी दोस्त का ही नंबर दे दे मुझे। मैं भी बाहर निकलना चाहती हूँ। मुझसे अपनी सौतेली माँ के ताने बर्दाश्त नहीं होते। बहुत मारती है वो मुझे। एक दिन ज़ेबा के साथ बाजार गई। बाजार का तो बहाना था। हुमायूं अपनी बताई हुई जगह पर मौजूद था। उसने हमें गाड़ी में बिठाया और पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर मैं तो अपनी औकात ही भूल चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि अभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर हुमायूं के साथ चली जाऊं और इस गुर्बत से जान छुड़वा लूं। पर एक डर भी था कि न जाने क्या बने और मेरे अम्मा अब्बा का क्या होगा। मुझे तो सबके हालात बदलने हैं। मेरे भाई का तो जूता भी टूटा हुआ है। उसे कितना शौक है स्कूल जाने का, कितना रोता है वो। मैं गाड़ी में बैठी अपने घर वालों का सोचने लगी। उनका मुस्तकबिल मेरे लिए सबसे बढ़कर था। हुमायूं ने गाड़ी रोकी। वो एक बड़ा सा मॉल था। मैं पहली बार ऐसी जगह देख रही थी। मैं बहुत घबरा रही थी, जबकि मेरी दोस्त ज़ेबा हंस हंस कर बातें कर रही थी। हुमायूं ने हमें ड्रेस गिफ्ट किए और मुझे एक खूबसूरत मोबाइल लेकर दिया और कहा कि अब मुझे इस मोबाइल से फ़ोन किया करना। कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। मैं बहुत जल्द तुम्हें इस कैद खाने से निजात दिला दूंगा। मैं बहुत खुश थी, पर डर भी था कि घर में सबको कैसे बताऊंगी, और मोबाइल को अगर अम्मा ने देख लिया तो क्या बनेगा मेरा। हुमायूं ने हमें मोहल्ले से थोड़ा दूर उतार दिया था। बाहर की दुनिया आज देखी थी। इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, शॉपिंग सेंटर, बहुत कुछ। इतने साल से मुझे अपने मोहल्ले के अलावा किसी चीज का पता नहीं था। घर पहुंची तो अम्मा कहीं गई हुई थी। ज़ेबा ने कहा, आलिया मेरा सूट भी यहीं रख लो, मैं किसी दिन आकर ले जाऊंगी। मेरी सौतेली माँ ने देख लिया तो सारे मोहल्ले में ढूल पीटेंगी कि इतना महंगा सूट कहाँ से ले आई, जबकि मैं अब्बा को बता कर आई थी कि आलिया के साथ बाजार जा रही हूँ। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, जैसे मैं इस जगह से निकल गई हूँ तुम्हें भी ले जाऊंगी। बस मेरी शादी होने दो एक बार। मैं अब अपने कमरे में रहती। रात को अम्मा के पास भी न सोती। उनसे कहती कि मुझे बाहर सर्दी लगती है, हालांकि सख्त गर्मी का मौसम है। अम्मा ने कहा, आजकल मुझे तुम्हारी हरकतें मशकूक लग रही हैं। तुम्हारा रंग भी हर वक्त उड़ा रहता है। माँ बाप की इज्जत का ख्याल करना। अगर कोई बात निकल आई तो इसी कमरे में तुम्हें दफन कर दूंगी। और अम्मा की बात सुनकर मैं सच में डर गई थी। मैं अम्मा से बहस करने लगी कि आप अपनी औलाद पर कभी यकीन मत करना। आप भी यहीं कमरे में सो जाएं अगर मुझ पर शक है तो। अम्मा ने कहा, ख्वाब देखना गलत बात नहीं होती, पर अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए गलत रास्ते का इंतखाब करना बहुत बड़ा गुनाह होता है। माँ बाप से झूठ, अपने आप से झूठ और अपने अल्लाह को नाराज करना। इंसान की किस्मत में जो होता है वो उसे मिलकर रहता है, चाहे समंदरों पार वो चीज पड़ी हो। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे मुझे अपनी तरबियत पर शर्मिंदगी हो। अम्मा की बातें सुनकर मैं अपने आप से उलझ गई थी। मुझे मेरा ज़मीर मलामत करने लगा। मैं उस रात सोचती रही और पक्का इरादा कर लिया कि कपड़े और मोबाइल हुमायूं को वापस कर दूंगी। हम गरीब जरूर हैं, पर ऐसे काम नहीं करते जिससे बात इज्जत पर आ जाए। मैं पुरसुकून होकर सो चुकी थी, लेकिन सुबह अम्मा के जाने के बाद मैंने वो सूट पहना और पिक्स बनाने लगी। अब रोज हुमायूं से बात होती। हम रात देर तक बातें करते। उसके पास बस प्यार मोहब्बत की बातें होती और मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था। हुमायूं ने कई बार कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने भी कह दिया कि मुझे अभी वक्त चाहिए। ऐसे अचानक से प्यार थोड़ी हो जाता है। वो कुछ दिनों से कह रहा था कि मुझे अपनी तस्वीरें भेजो, और मुझसे तस्वीरें नहीं बन रही थी। मुझे अभी मोबाइल ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता था। हुमायूं भी गुस्सा कर रहा था कि मुझे तस्वीरें भेजो, इतनी देर लगा दी तुमने। मैं उस वक्त डर गई थी उसके लहजे से। मेरा दिल मलामत कर रहा था, मुझसे कह रहा था कि ये सब गलत है, तुम ऐसी लड़की नहीं हो। मैंने तस्वीरें नहीं बनाई और सूट भी शॉपर में डाल लिया। जो मर्जी थी, मुझे अपने माँ बाप के हक हलाल के कपड़ों में सुकून मिल रहा था, और उस सूट को पहनते ही मुझे तो आग महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों मैं बेचैन रहने लगी, और ज़ेबा ने भी आना छोड़ दिया था। काफी दिन हुमायूं मुझसे नाराज रहा। वो दोबारा मिलने को कहने लगा। मैंने उसे कहा, हुमायूं मैं चाहती हूँ कि तुम अपने माँ बाप को भेजो।
मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। ऐसे चोरी चोरी बात करना मुझे अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मैं कोई गुनाह कर रही हूँ। हुमायूं मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, अभी चंद माह ही हुए बात करते हुए, हमारी तो ठीक से बात भी नहीं हुई और ना ही मैंने तुम्हें ठीक से देखा है अभी। जब तक तुम्हें जान नहीं लेता, देख नहीं लेता, मैं भला कैसे रिश्ता भेज सकता हूँ। हमें बात करते हुए 4 माह होने को आए थे। आए दिन मैं उसे कहती कि अपने माँ बाप को भेजो और वो कहता कि एक बार मिलने आओ, उसके बाद भेज दूंगा, वादा करता हूँ। वो मिलना क्यों चाहता था पता नहीं, लेकिन जेबा भी मेरे पास नहीं आती थी। मैं उसके घर गई तो वो उखड़ी उखड़ी फिर रही थी। मैंने कई बार पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने कहा कि कुछ नहीं। तुम कैसे आई हो, कोई काम है क्या? मुझे बहुत हैरानगी हुई। ये वो जेबा तो नहीं है जो इतने इखलाक मोहब्बत से मिलती थी। जेबा चंद ही दिन में बहुत बदल चुकी थी। अब तो हर वक्त बन ठन कर रहती। उसकी दूसरी माँ, जिसको वो हर वक्त सौतेली कहती थी, वो भी बड़े प्यार से उससे बात कर रही थी। हर चीज मेरी समझ से बाहर थी। जेबा के हाथ में फोन आ चुका था और वो फोन देखकर मुझे ऐसा लगता जैसे कुछ गलत हो रहा हो। मैं कितनी देर बैठी रही और उसने ध्यान नहीं दिया। घर आकर भी मैं परेशान ही रही। जेबा ने मोबाइल ले लिया, वो भी इतना महंगा, और मुझे बताया भी नहीं। रात को हुमायूं से बात हुई। उससे कहा कि जेबा से कैसी बातचीत चल रही है। पहले तो वो बौखलाहट का शिकार हो गया। उसने कहा, तुम मुझ पर शक कर रही हो, और आगे से लड़ने लगा और फोन बंद कर गया। मैं बार बार हुमायूं का नंबर मिलाने लगी, पर वो कॉल कट कर देता। रात के 3 बजे मैंने उसे फिर से कॉल की। उसका नंबर बिजी जा रहा था। एक छनाक करके मेरा ख्वाब टूटा था। मुझे लगा वो मेरे हाथों से निकल रहा है और ये मेरी गलती थी। मुझे उससे मिल लेना चाहिए था। वो तो इतनी मोहब्बत करता था मुझसे, कितनी मिन्नतें कर रहा था कि मुझसे एक बार मिल लो। न जाने क्या बात करनी थी उसको बैठकर। पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा था। मैं सारी रात सो नहीं सकी और मोबाइल रोज छुपा कर रखना पड़ता कि कहीं पकड़ा ना जाए। जिस दिन अम्मा को कुछ पता चल गया, मुझे चांद से ही मार डालेंगी। इससे पहले मुझे जेबा से बात करनी है, हुमायूं से मिलने जाना है, ताकि जल्द अज जल्द वो रिश्ता भेज दे और मैं सुकून से जिंदगी गुजार सकूं। जेबा और उसकी माँ घर में नहीं थी। मैं मायूस कदमों से वापस आ गई। हुमायूं को मनाया, उससे बातें करने लगी, और जब बताया कि मैं मिलने आ रही हूँ तो उसने कहा, मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन था। मैं जानता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम सोच भी नहीं सकती कि कितनी मुश्किल से वक्त गुजार रहा हूँ। मैंने कहा, फिर भेज क्यों नहीं देते अपने घर वालों को? पहले तो वो चुप हो गया, फिर कहने लगा, मेरे बस में होता तो अभी तुमसे शादी कर लेता, पर मुझे थोड़ा टाइम दो। मेरा एक बहुत अहम प्रोजेक्ट लटका हुआ है, जिस पर मेरा बहुत पैसा लग चुका है। जैसे ही वो पूरा होता है मैं आऊंगा। तब तक तुम मुझे अच्छी सी तस्वीरें भेजो। तुम्हारी नंद भी पूछ रही थी कि आलिया भाभी कैसी दिखती है, कभी मुझे उनसे मिलवा ही दे। मैं बहुत खुश थी। हुमायूं की एक बहन थी, मेरी कभी उससे बात नहीं हुई थी, पर वो अक्सर बात करता रहता उसके बारे में। और एक दिन मैंने पूछ लिया कि जिस दिन नाराज थे उस दिन कहाँ बात कर रहे थे। हुमायूं हंसता हुआ कहने लगा, वो ही खालिस बीवियों वाला शक। उसके बीवी कहने पर मैं शर्मा गई थी। हुमायूं ने बताया कि उसके दोस्त के पास मोबाइल था, उसका फोन खराब था तो वो मेरा ले गया। मैं बस तुम्हारा हूँ, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मैं आसमानों पर प्रवास करने लगी थी। अपने छोटे भाई को कहने लगी कि बहुत जल्द तुम्हारा हर ख्वाब पूरा कर दूंगी। तुम्हें तुम्हारी पसंद की साइकिल भी लेकर दूंगी और तुम्हें बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर सैर भी करवाऊंगी। वो भी खुश हो रहा था। हम जैसे गरीब ख्वाबों से ही खुश हो जाते हैं। दिन गुजरते जा रहे थे, पर मेरा बात करना भी मुश्किल हो गया था। दूसरी तरफ जेबा के रंग रूप बदल चुके थे और अब वो घर आना बिल्कुल छोड़ चुकी थी। सीधे मुंह बात भी न करती। ऊपर से हुमायूं जिद कर रहा था। वो मुझसे रोज नाराज हो जाता और मैं मिल ही नहीं पा रही थी। मेरे लिए सब आसान नहीं था। मुझे बहुत डर लगता था। हुमायूं ने कहा कि उसने मेरे लिए बहुत कीमती गिफ्ट लिया है, वो मुझे देना चाहता है, बस एक बार मिल लो। अम्मा का बुखार बिगड़ गया था। घर पड़ी दवाई खाती रही और अब बेहोश हो चुकी थी। मैंने जल्दी से अपने छोटे भाई को साथ लिया और रिक्शा करवाकर अस्पताल ले गई अम्मा को। रास्ते में मेरी नजर जिन 2 लोगों पर पड़ी, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरा भाई मुझसे पूछने लगा, ये सामने कौन है? लग तो जेबा आ रही है। मेरा एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। जेबा तो दोस्त थी, और हुमायूं, उसने बताया नहीं कि जेबा उससे मिल रही है। वो दोनों कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मुझे बिला वजह रोना आ रहा था। अम्मा को होश आ चुका था। अस्पताल वालों ने शाम को ही अम्मा को छुट्टी दे दी और हम घर आ गए। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इतना बड़ा धोखा हो गया और मुझे खबर ही नहीं हुई। फिर ख्याल आया, हो सकता है जेबा रास्ते में कहीं मिली हो। मैं उसे गलत समझ रही हूँ। अम्मा सो चुकी थी और अब्बा और भाई अभी तक घर नहीं आए थे। छोटा भाई भी छत पर चला गया था।
मैं हुमायूं को कॉल करने लगी। नंबर बिजी जा रहा था। जब मैसेज आया कि मैं हुमायूं का दोस्त हूँ, भाभी मोबाइल मेरे पास है, हुमायूं से बात सुबह होगी आपकी, मैं बहुत दूर निकल आया हूँ। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, पर अच्छा लगा कि हुमायूं ने सबको बताया हुआ है कि मैं उसकी बीवी बनूंगी। अच्छा लगता था सुनकर जब हुमायूं कहता, मेरी बहन तुम्हें देखना चाहती है और तुमने आज तक अपनी तस्वीर नहीं भेजी। मैं कई बार तस्वीरें बनाती थी, पर मुझे तस्वीरें बनानी ही नहीं आती थी, सब अजीब अजीब सी आती थी, जबकि मैं तो इतनी खूबसूरत थी। मेरे दिल को एक धड़का सा लगा था, पता नहीं क्यों। सुबह होते ही मैं जेबा के घर गई। उसकी अम्मा कहीं गई हुई थी और जेबा नहा रही थी। जेबा के अब्बा ने कहा, बेटा अंदर कमरे में बैठ जाओ, जेबा बस आती होगी। मैं अंदर कमरे में चली गई, जहाँ कीमती चीजें पड़ी थी, खूबसूरत महंगे परफ्यूम्स, जूते। भला जेबा ये सब कहाँ से ला रही है? उसे कोई नहीं पूछता। पहले तो कैसे सिर्फ सूट घर ले जाने पर डरती थी, और अब सब कमरे में पड़ा हुआ था। तभी चार्जिंग पर लगे मोबाइल पर रिंगटोन होने लगी, और वो नंबर मैं कभी नहीं भूल सकती। वो हुमायूं का नंबर था। मैंने मोबाइल देखना शुरू किया, जिसमें हुमायूं और मेरे दोस्त जेबा की मोहब्बत भरी बातें थी, जिनमें मेरे खिलाफ बातें भी कही गई थी। हुमायूं मुझे गाली दे रहा था। जेबा ने बहुत सारी तस्वीरें भेजी थी, जिनको देखकर इंसान को शर्म आ जाती। मेरे लिए मजीद खड़ा होना मुश्किल हो गया था। मैं बिना कुछ कहे अपने घर आ गई और दरवाजा बंद करके रोती रही। मुझे धोखा दिया जा रहा था, मेरे साथ खेल खेला जा रहा था। मैं कैसे बेवकूफ बन गई? मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने अलमारी से सूट और फोन निकाला, सिम को तोड़ दिया और शॉपर में दोनों चीजों को डालकर मोहल्ले के कोने पर एक फकीर बैठता था, उसको दे आई। वो बहुत दुआएं दे रहा था। शायद ये दुआएं ही थी जो मैं मजीद बेवकूफ बनने से बच गई थी। मैं सच्चे दिल से अल्लाह से माफिया मांग रही थी। अम्मा चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, पर मैं अभी संभली कहाँ थी। मुझसे धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दिल कर रहा था कि सबको बता दूं। अभी 15 दिन ही गुजरे थे इस बात को, जब सेबा पता नहीं कहाँ चली गई। उसके बाप ने अपनी बीवी को बहुत मारा था। वो दोनों मिली हुई थी। तब अब्बा के एक दोस्त ने एक रिश्ता बताया। वो लड़का मोची था। अम्मा ने फौरन हाँ कर दी। वो कहती थी कि मैं डर गई हूँ। सेबा तुम्हारी दोस्त थी, तुम्हें उसकी कोई खबर ही नहीं। मैं बिल्कुल इस रिश्ते पर राजी नहीं थी। मैं किसी अमीर शख्स से ही शादी करना चाहती थी। जब कुछ दिन बाद सेबा की लाश घर आई, वो एक लड़के के साथ भाग गई थी और उसने उसे ज्यादती का निशाना बनाया। उसकी सौतेली माँ ने बयान दिया कि वो किसी लड़के को पसंद करती थी और उस दिन उसी से मिलने गई थी। लड़का अपने दोस्तों के साथ पकड़ा जा चुका था। मैं तो सारी कहानी पहले से जानती थी कि वो लड़का हुमायूं था, जिसने मेरी दोस्त को ट्रैप किया, मेरे खिलाफ किया और अपनी हवस का निशाना बनाया। वो मासूम उसकी बातों में आ गई। काश एक बार वो मुझसे बात करती। काश उस दिन मैं उसको सब बता सकती, हुमायूं का मकरू चेहरा उसके सामने ला सकती। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने शादी कर ली थी। मेरा शौहर एक मोची था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता। वो अकेला रहता था। उसका घर हमारे घर से बड़ा था और मुझे कोई तंगी नहीं थी। मेरा शौहर मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करता और मैंने भी उससे समझौता कर लिया। लेकिन मैंने नोट किया था कि मेरा शौहर अपना जूता इतनी सख्त गर्मी में भी नहीं उतारता था, यहां तक कि वो जूता पहनकर सोता। एक दिन वो गहरी नींद सो रहा था। मैंने गर्मी के ख्याल के तहत उसका जूता उतार दिया, लेकिन जूता उतारने पर मुझ पर एक कयामत टूट पड़ी। मेरे शौहर की एक टांग मसनूई थी। वो उठ बैठा और उसकी मसनूई टांग मेरे हाथ में थी। उसने कहा, आलिया, मैं बताना चाहता था पर मुझे मौका नहीं मिला। तुम्हारे माँ बाप सब कुछ जानते हैं। मैंने कहा, मेरे साथ धोखा मैं अब कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उसी रात अपने मैके आ गई। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है और खुदा फिर भी उन्हीं को नवाजता रहता है, और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जिनके पास पहले कुछ नहीं होता और जो उनको मिलता है वो भी धोखा। मेरा शौहर कई दिन आता रहा मुझे लेने। अम्मा अब्बा समझाते रहे पर मैं गई नहीं। एक दिन मेरा शौहर दोबारा आया। उसने कहा, आलिया, बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो फैसला करोगी मुझे कबूल होगा। मेरे शौहर ने बताया कि वो इकलौता बेटा था, लेकिन उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली जिससे 3 बच्चे थे। एक दिन दूसरी बीवी के साथ झगड़ा करके निकले और गाड़ी तेज रफ्तार होने की वजह से वो अपना कंट्रोल नहीं रख पाए और उनकी मौत हो गई। उसके बाद सब कुछ मैंने संभाला। बहन भाई सब छोटे थे। मैंने उनका हर तरह से ख्याल किया। उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और हमारा बिजनेस तरक्की करने लगा। मेरा भाई आए दिन पैसे मांगता और फजूल खर्चियों में बर्बाद कर देता। मैं उसे बहुत समझाता। एक दिन मैंने तुम्हें बाजार में अपने भाई के साथ देखा। तुम पता नहीं क्यों घबराई सी काली चादर लिए मुझे बहुत अच्छी लगी। हुमायूं मेरा भाई है,
मेरी दूसरी माँ का बेटा। अपने शौहर की बात सुनकर मेरा सर शर्म से झुक चुका था। फिर मेरे शौहर ने बताया कि हुमायूं जिद करने लगा और जायदाद में से अपना हिस्सा मांगने लगा। मैंने उसे देने से इनकार कर दिया कि वो अभी ना समझ है, पर मेरे ही बहन भाई मेरे खिलाफ थे। उन लोगों ने साजिश की और मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल करवा दी। मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं कई दिन बेहोश रहा। जब होश आया तो पता चला कि मेरी एक टांग जाया हो चुकी है। सारी जायदाद पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया और मुझे मरा हुआ साबित कर दिया। मैं कई माह हॉस्पिटल में रहा, कोई मुझे पूछने नहीं आया। उस दिन फिर तुम्हें अपने भाई और माँ के साथ अस्पताल में देखा। मैं तुम्हारे काबिल नहीं था, लेकिन फिर भी दिल के हाथों मजबूर होकर रिश्ता भेज दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ उन लोगों ने छीन लिया। मैं जूते का कारोबार करता था और एक आम इंसान की तरह मेहनत करने लगा। मैं एक मोची बन गया। तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, चाहो तो मेरे साथ अपने उस छोटे से घर में चल सकती हो। मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा जिसका तुमने ख्वाब देखा था। मेरा शौहर सर झुकाए बैठा था। मैंने अपनी और हुमायूं की सफाई देना चाही तो मेरे शौहर ने कहा वो सब कुछ जानता है और इस बारे में मजीद कभी कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ा और हम अपने घर को चल दिए। मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। खुशियां पैसों से नहीं बल्कि मोहब्बत और एहसास करने वाले रिश्तों से मिला करती हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें